स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट, ठीक है। नोट्स नाल लेके आया करो जेडे चैप्टर ते जे ਆਪਾਂ ਨੂੰ सॉफ्ट कॉपी मिली हुई है तो एटलीस्ट ਉਹਨੂੰ रेडी रखा करो नाल आपदे, ठीक है ना। चाहे प्रिंट आउट्स लेके आओ, चाहे मोबाइल से खोल लो, ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता तो होना चाहिए ना कि रिवाइज की करना है। सो देखो राजे सॉलिड स्टेट के पहले पेज ते ਆਪਾਂ ਨੂੰ मेजरली गिवन है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, है ना। तो सॉलिड्स दी प्रॉपर्टीज अपन डिस्कस करने की कोई लोड़ नहीं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर वेरी शॉर्ट, ठीक है, डेंसिटी वेरी हाई, वॉल्यूम वेरी लेस, डिफ्यूजन वेरी स्लो, मॉलिक्यूल्स आर नॉट फ्री टू मूव, दे कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशंस एंड सो ऑन, ठीक है। हीट करोगे तो दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स, द टेंपरेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। उस तो बाद अपना फर्स्ट मेजर टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स इनटू क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, ठीक है ना। सो ये देखो आपा ने कहा कि जेडे अमॉर्फस ने दे आर नॉट कंसीडर्ड टू बी ट्रू सॉलिड्स, दे आर फॉल्स सॉलिड्स, जिन्हें आप बोलते हैं सूडो सॉलिड्स, ठीक है ना। जेडे क्रिस्टलाइन ने दे आर ट्रू सॉलिड्स। ट्रू सॉलिड्स का मतलब की है कि जिन्हां दी प्रॉपर्टीज बेसिकली सॉलिड्स वाली ने, जो अमॉर्फस सॉलिड्स है उन्हां दी प्रॉपर्टीज सॉलिड्स वाली नहीं होंगियां। क्लासिकल एग्जांपल्स आर ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ठीक है। हुण देखो अगर आपां मेल्टिंग पॉइंट की गल करिए, सॉलिड्स दा मेल्टिंग पॉइंट दे हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। हुण जे तुसीं NaCl ਨੂੰ हीट करो तो इट विल मेल्ट एट 1080 केल्विन, 1080 केल्विन, ठीक है ना। अगर तुसी रबर ਨੂੰ हीट करो ਉਹਦਾ कोई पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, they will get soft over a wide range of temperatures, ठीक है ना। पहला सॉफ्ट हो जाएंगे, then they will limp, फिर वो ड्रॉप्स बन के नीचे गिरन लगेंगे and they will finally shrink, ठीक है ना। सेकंड, अगर आप एल्यूमीनियम फॉइल देखो आप सारे घरों च यूज करते हैं, ठीक है। आयरन दी शीट्स भी घरों च यूज करते हैं। तुसी बस उस पे एक हल्का जिहा कट पा के उन्हें फाड़ दो, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ एजेस होंगे बिल्कुल स्मूथ होंगे, ठीक है ना पॉइंट, ठीक है ना। जबकि ग्लास वगैरह ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਓ, it will always give you rough edges, ठीक है ना। सो another difference। फिर ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, सूडो सॉलिड्स दे फ्लो अंडर देयर ओन वेट। ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਲਾਸ ਆਪਾਂ ਵਿੰਡੋ ਪੇਨਸ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨਿਚਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਥੋਂ ਆਵਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਗਲਾਸ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ नीचे आई जाता है, सो दे फ्लो अंडर देयर ओन वेट, ठीक है ना। जबकि ये ट्रू सॉलिड्स है उन्हां च आपां ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आह बेंचेस वुड दे ते आयरन दे बने हुए है, आफ्टर 50 इयर्स भी ये आई रहणगे, टुट बेशक जान बट आई ना हो सकता भी लोहा उत्तों पतला रह गया तो थल्लों हैवी हो गया, ठीक है ना। दे विल नॉट फ्लो अंडर देयर ओन वेट। फ्लो करना इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स, नॉट सॉलिड्स, ठीक है। हुन कमिंग ऑन टू केमिस्ट्री की डेफिनेशन, मतलब ये तो जिन्हां दी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। केमिस्ट्री विच आपां की कहने हैं कि ट्रू सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ते अमॉर्फस सॉलिड्स की डिफरेंस हुंदा है। सो एक लाइन च आपां लिखांगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे हैव अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर, अमॉर्फस सॉलिड्स दे हैव अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ओदा मतलब की है कि जेड़ा एटम्स दा पैटर्न है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस जिस तो भी वो बने हुए हैं, तो देखो लेट इट बी कि आ एक अपने को आयरन का पीस है और इहदे विच आयरन दे एटम्स अगर ऐदा अरेंज्ड है तो थ्रू आउट द पीस ऐदा ही अरेंज होंगे। तो आपां जे पीसेस दे सेंटर्स नु ऐड करांगे तो दे विल फॉर्म स्क्वायर्स। तो जे आपां नु बाकी एटम्स नु देखण दी भी लोड़ नहीं, दे ऑल विल फॉर्म स्क्वायर्स ओनली, ठीक है ना। जबकि यही अगर तुसी ग्लास, रबर, प्लास्टिक उन्हां दे पैटर्न्स नु चेक करोगे, दे विल हैव नो रेगुलर अरेंजमेंट। उन्हां दी स्पीशीज दी अरेंजमेंट है, इट विल गेट चेंज्ड विद डिस्टेंस।
ਤਾਂ they have a short range order. Short range order मतलब कि एक पर्टिकुलर पैटर्न थोड़ी देर ਲਈ ਰਿਪੀਟ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਦਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ the pattern will remain the same. ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਡੋ ਸੋਲਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? रिवीजन चल रही है, फ्रेश क्लास नहीं है। हाँ जी ठीक है। सो सूडो सॉलिड्स अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक मतलब की है कि अगर मैं रबर नु हीट करूंगा तो इट विल एक्सपैंड इन ऑल द डायरेक्शंस बाय सिमिलर अमाउंट। तो ये चीज आप रियल लाइफ च यूज भी करते हैं। किवें यूज करते हैं? जिवें कई बार कुकर वगैरह दी कोई रबर वगैरह अड़ जाए, ठीक है ना, कोई बाल्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਫਸ ਜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਸਟੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਲਟਾ ਬੈਠ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਚੜਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਲਟੀ ਪਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਤਾਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਫਸ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਬਾਲਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਹੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ठीक है ना। हीट करता है, इट विल गेट एक्सपेंडेड, तड़ी अंदर वाली फंसी हुई है बड़े आराम से बाहर आ जाएगी, ठीक है ना। हर जगह पे जोर नहीं चलता, तो दिमाग भी चलाना पड़ता है ना। सो मतलब अगर तुसी अमॉर्फस सॉलिड, दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल द डायरेक्शंस, दे शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल द डायरेक्शंस, देयर एक्सपेंशन वगैरह इज ऑल द सेम। जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਟਾਈਟਲੀ ਪੈਕਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲਟ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਨਮਕ ਦੇ ਪੀਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀਟ ਟਰੈਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇੰਨਾ ਕਲੋਜ਼ਲੀ, ਇੰਨਾ ਫਰਮਲੀ ਬਾਉਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਨਾਈਸੋਟ੍ਰੋਪੀ, कि they do not show same physical properties in all the directions. So all this is mentioned on page number 1 and 2, ठीक है। फिर उसके बाद दो डेफिनेशन दिया हुई हैं जी, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना। आइसोमॉर्फिज्म अर्श की होता है, अच्छा वैसे मैं आंसर दे मतलब ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਸ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਐਨਾ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। अगर घरे कोई रिलेटिव आता है ना, तो जो मतलब पेरेंट्स इंट्रोड्यूस करते हैं कि बच्चे ने मेडिकल लिया हुआ है नॉन मेडिकल लिया हुआ है, वो 100 गल्लां पूछते हैं भी कितने ट्यूशनां लगी हुई हैं, कितने परसेंट सीटस में चाहिए वो। तो जे ही बच्चा अंदर एंट्री मारता है तो कहना भी अच्छा बेटे की लिया हुआ है, आर्ट्स, ओके बच्चे ठीक है ना, अगला क्वेश्चन नहीं पूछता कोई, तो रिस्पेक्ट ही नहीं लगा लो मेडिकल नॉन मेडिकल वालों की। मॉर्फ मीन्स फॉर्म या स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑफ कोर्स आइसो मीन्स सेम, मॉर्फ मीन्स फॉर्म, इट इज सेम। पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे। उन्हें आप पॉलीमर्स करके हटे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ sugars, very good. Proteins are polymers of amino acids, ठीक है। Starch is a polymer of glucose, मतलब शुगर भी बहुत सारी है ना। ग्लूकोज, ग्लूकोज ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ग्लूकोज? अल्फा ग्लूकोज, क्योंकि सेलुलोज is a polymer of बीटा ग्लूकोज, तो ये भी ध्यान रखना होगा। न्यूक्लिक एसिड्स आर polymers of न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, ये लर्न करना होगा। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है, एंड स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज,
क्योंकि सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। ठीक है, चलो अल्फा ते बीटा ग्लूकोज की फर्क सीगा अनमोल स्टार्च अल्फा ग्लूकोज द पॉलीमर के क्या मैंने कहा तो सही दिए यार, ये अल्फा ग्लूकोज जोड़ जोड़ के स्टार्च बन जाता है ते बीटा जोड़ के सेलुलोज बन जाता है। दोनों च की डिफरेंस सीगा मुंडिया चो कोई और दसो। पहला कार्बन डिफरेंस ओ ग्रेट यार, आपका बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हो गया, नाइस। चलो अल्फा ते बीटा ग्लूकोज से फर्क सीगा कि दे बोथ आर एनोमर्स, दे डिफर विद रिस्पेक्ट टू द अरेंजमेंट ऑफ H एंड OH एट कार्बन एटम नंबर 1। अल्फा च OH ऊपर सीगा कि नीचे? नीचे है ना, तो उन्हें ऊपर लगाना, ठीक है। बीटा च हाँ जी, अरे ग्लूकोज ते फ्रक्टोज की फर्क सीगा उदे दोनों सेम मतलब होगा C6H12O6 ग्लूकोज ते फ्रक्टोज। हाँ जी, कोई और जना बॉयज चो ग्लूकोज ते फ्रक्टोज की फर्क सीगा? जो स्ट्रक्चर का क्या बात है, वो जरा सेंस ऑफ ह्यूमर बनता जा रहा है, हाँ कि नहीं? की खाना छुट्टियां जो है ना उदय कौन गया उदय की को ऐड कर जा हाँ जी राजे कितने से पर क्वेश्चन की सीगा ग्लूकोज ते फ्रक्टोज की फर्क सीगा अर्चना च? ग्लूकोज इज एन एल्डिहाइडिक शुगर जबकि फ्रक्टोज इज अ कीटोनिक शुगर। ठीक है राजे, चलो एनीवेज सो देखो राजे आइसोमॉर्फिज्म की है ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਨਮੋਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸੀ ਲੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ आई तो मूल को लेगा वाइब्रेशन ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ हेलो NaCl ठीक है KCl है सोडियम के पोटेशियम बोथ आर एल्कली मेटल्स इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा। क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन KBr जितनी मर्जी एग्जांपल्स बना लो। ठीक है, सो देखो ये कंपाउंड्स अलग अलग है जबकि इनका फॉर्म या स्ट्रक्चर की है सेम। सो दिस इज आइसोमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म सेम, कंपाउंड इक्वल ही होगा बट अंडर डिफरेंट कंडीशंस इट विल एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। लाइक क्लासिकल एग्जांपल कंपाउंड्स जो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स कैल्साइट ते अरेगोनाइट। ठीक है, इसे पॉलीमॉर्फिज्म ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ केमिस्ट्री स्टूडेंट हो ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन कहो कि कोई ऐसा एग्जांपल ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਫਾਰਮਸ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਆਨਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਡਾਇਮੰਡ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ। ਕੋਲ, ਚਾਰਕੋਲ, ਡਾਇਮੰਡ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ, ਫੁਲਰੀਨਸ ਇਹ ਸਭ ਕਿਹਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਹੈ? ਕਿਹਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਇਹ? डायमंड नहीं सर केमिस्ट्री पिक्चर है कोल, चारकोल, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन्स ये सारियां किहदियां फॉर्म्स है? कार्बन दी, है ना। सो ये सब कार्बन ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਹੈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟਸ ਇਨ ਮੈਨੀ ਫਾਰਮਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਐਂਡ व्हेन ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟਸ ਇਨ ਮੈਨੀ ਫਾਰਮਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਡਾਇਮੰਡ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ, ਫੁਲਰੀਨ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਇਹ? ਐਲੋਟ੍ਰੋਪਸ। then it is known as allotropism। ठीक है, आगे सो आइसोमॉर्फिज्म ਤੇ पॉलीमॉर्फिज्म ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੋਲਿਡਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੋ ਆਪਾਂ ਗਲਾਸ, ਰਬਰ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਪਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਲਿਡਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਡਸ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੋਲਿਡਸ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, किस बेस पे कि वो किसी स्पीशीज तो बने हुए हैं। ठीक है ना, सो नंबर 1 आयोनिक सॉलिड्स, एक किस तो बने हुए हैं? केटायंस एंड एनायंस। ठीक है, उसके बाद मेटालिक सॉलिड्स,
हाँ जी, जिवें कीटायन ते एनायन तो बने ने, मेटैलिक किस तो बने हैं? हाँ, क्वेश्चन टफ हो गया, ध्यान रखना। मेटैलिक बॉन्ड पढ़े अपन ने +1 केमिकल बॉन्डिंग। हाँ जी, किस तो बने हुए हैं? चलो मैं लिख के दे देना, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਛ? ਜਿਵੇਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਕਟਾਇਨ ਤੇ ਐਨਾਇਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਆਪਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੰਟ, वर्ड के तो स्टार्ट होता है, kernels. So they are made up of kernels and valence electrons. ठीक है, kernel की होता है न्यूक्लियस प्लस इनर शेल्स। ठीक है ना, इधर देखो सोडियम को ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ हैं, ऐसा 2 8 1, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਹ ਆ ਹੈ ਕਰਨਲ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਟਾਇਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਟਾਇਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਛੱਡ ਕੇ ਐਨਾਇਨ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸ, ਦੇਖੋ ionic bond is defined as the strong electrostatic force of attraction between positively charged cations and negatively charged anions. Metallic bond is defined as the electrostatic force of attraction between the positively charged kernels of one electron or of one atom and the negatively charged electrons of the neighboring atom. ठीक है ना, एक एटम का कर्नल अगले एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला अटैक हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है बाय अ फोर्स नोन एज मेटालिक बॉन्ड। इसे डेफिनेशन दे नाल ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है ना, देखो दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। ਇਹਦੇ ਚ ਹਾਰਡਨੈਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ गोल्ड सिल्वर आयरन भी ने ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੈ, सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम भी ने ਜਿਹੜੇ बहुत सॉफ्ट है। ठीक है, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ malleable and ductile। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ they are good conductors of heat and electricity। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੋਂ ਹੀਟ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੇ they will travel। ਇੱਥੇ they are poor conductors ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਟਾਇਨ ਤੇ ਐਨਾਇਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਕਸ। समझ गए ना? ठीक है, now so metallic solids are made up of kernels and valence electrons। ठीक है जी, अगले हाँ जी होर किहड़े सॉलिड्स सी, चार टाइप्स सी अपने कोले। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स किहड़े होंदे ने, किस तो बने हुए ने, मॉलिक्यूल्स तो। ठीक है, ਉਹ मॉलिक्यूल्स अगे तीन टाइप्स ने, एक ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, वाटर एल्कोहल वगैरह वगैरह। फिर अगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जिन्हां च पोलर मॉलिक्यूल्स ने लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, क्लासिकल एग्जांपल इज कार्बन। हाँ, एक और क्लासिकल एग्जांपल आयोडीन का हुंदी सॉलिड है, तो आयोडीन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है ना, किहड़ियां फोर्सेस एग्जिस्ट करनगियां, वैन डर वाल्स फोर्सेस। CO2 इज आल्सो नॉन पोलर। ठीक है, सो ये मॉलिक्यूल्स तो बने हुए हैं। हुण देखो आइस है, आइस जे हुण आपां नूं कल कोई पूछे कि आइस जिहड़ी हैगी है वो किहड़ी काइंड च आंदी है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, क्योंकि किस तो बनी हुई है, वाटर मॉलिक्यूल्स। क्योंकि ये भी एक बच्चों की कॉमन मिसकंसेप्शन है। देखो उत्थे जिवें हुण सपोज बच्चों नूं क्वेश्चन आ गया कि what kind of forces exist between phosphorus molecules, तो बच्चा ने की पढ़ा होंगे +1 कि ionic solids are normally solids, मतलब ionic compounds are normally solids, जेडे कोवेलेंट ने they are liquids या gases। ठीक है, तो बच्चे देखते हैं कि फास्फोरस का सॉलिड होती है, सर ने क्या से माचिस की तिली दे ऊपर लगी होती है फास्फोरस, तो बच्चे आंसर कर रहे हैं आयोनिक। केड़ी कैटेगरी च आए ये, नॉन पोलर। फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड है तो नॉन पोलर ही होगा।
नॉन मेटल है कोवेलेंट होगा, ठीक है। एंड फाइनली वी हैव कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਤੋਂ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡਸ ਨਾਲ, ਬਟ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਫਾਰਮਡ ਆਫ ਨੈਟਵਰਕ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਦਾਂ? ਕਲਾਸਿਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਾਇਮੰਡ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਜਿਵੇਂ ਆਇਓਨਿਕ ਸੋਲਿਡਸ ਬਣੇ ਨੇ ਕੈਟਾਇਨ ਤੇ ਐਨਾਇਨ ਤੋਂ, ਮੈਟੈਲਿਕ ਬਣੇ ਨੇ ਕਰਨਲਸ ਐਂਡ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਤੋਂ, ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਬਣੇ ਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਤੋਂ। ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਐਟਮਸ ਤੋਂ। The constituent atoms are species are atoms. और diamond है किस तो बने हैं? Carbon atoms. So person हाँ मुझे suppose तुझे कहोगे सर सिलिका रेता मिट्टी, ठीक है ना, ये तो मॉलिक्यूल हो गए। बट बच्चे SiO2 कल्ला एक मॉलिक्यूल है, बट जो ये सॉलिड बनूंगा वो तो ये आयन बनूंगा ना। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ SiO2 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਥੋੜੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਆਫ ਸਿਲੀਕਨ ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਐਟਮਸ डायमंड तो ना ਬਣਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। आओ सो देखो मतलब स्ट्रक्चरली डायमंड की है कि ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 कार्बन्स, तो इस करके ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਦਾ ਰਹੂਗਾ, ठीक है ना। सो देखो ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਰਦਰ 4, ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਧਰ ਬਣਾ ਲਿਆ 3 and 4। सिमिलरली वैसे भी पता 2 डायमेंशनल बना रहे हैं ना, तो नेटवर्क इंक्रीज ਹੁੰਦਾ ਜਾਊ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਜੋੜਿਆ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਦੋ ਬੌਂਡ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਫॉर एग्जांपल डन, इस कार्बन ਦਾ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ 3 and 4। ਹੁਣ ਆਮਲਾ ਕਾਰਬਨ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਬੌਂਡਸ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ हैं 3 and 4 एंड सो ऑन, ठीक है ना। सो हर कार्बन एक रेगुलर टेट्राहेड्रन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। देखो आ कार्बन देखो, so each carbon is at the center of a tetrahedron। कोई छोटा सा डायमंड लेके, है ना, उसको भी अगर ਤੁਸੀਂ ਐ ऑब्जर्व ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲਾਈਨਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है ना। विद योर नेकेड आई यू कैन ऑब्जर्व। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੌਂਡਸ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈ, बट शेप यही होगी एक टेट्राहेड्रन की, यू गेटिंग अ पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा यही डिफरेंस क्रिएट करता है बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਸੋਲਿਡਸ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਅੱਗੇ 3 ਕਾਰਬਨਸ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੈਕਸਾਗਨਲ प्लेट्स ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪਲੇਟ ਹੋਏਗੀ ठीक है, उस प्लेट ते इस प्लेट दे विच there will be a gap of 389 picometers। so this gap is sufficient, ठीक है ना। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਡਾਇਮੰਡ ਕੀ ਹੈ, one of the hardest substances known with a melting point of nearly ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3800 Kelvin, ठीक है। जबकि ग्रेफाइट is soft, क्यों, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ and it is used as a lubricant। ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਲੂਬਰੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਰਟਸ ਆਏ ਘਿਸਣਗੇ ਉੱਥੇ ਰਗੜ ਲੱਗੂਗੀ, ਉਹ ਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਲੌ ਕੜਕਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਇਲਿੰਗ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਗਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਚੂਚੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡ੍ਰੌਪਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਇਲ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲੂਬਰੀਕੈਂਟ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਐਂ 2-3 ਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੂਚੂ ਜੀ ਆਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਆਪਸ 'ਚ ਘਿਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਸਨੇ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਲਗਾਤਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਆਏ ਪਲੇਟਸ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਰਗੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਲੇਟਸ ਆਪਸ 'ਚ ਆਏ ਸਲਿਪ ਪਾਸਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
It is a good conductor of electricity. ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੈਥੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ, ਤੇ ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਲੂਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स, ਹੈ ਨਾ। डायमंड चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, शेयर हो गए, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। अब +1 जो केमिकल बॉन्डिंग दे विच कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ते हैं, आप कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, आप कहते हैं कि दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये दो एक्सेप्शंस दिए होते हैं, ग्रेफाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर 2 द एक्वस HCl, क्योंकि HCl बेस्ट कोवेलेंट है एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बट जब आपण पानी च पा देंगे इट ब्रेक्स डाउन इनटू H positive and Cl negative। याद रखियो हमेशा जे ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ HCl गैस ਕੱਲੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ pH ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2, है ना। बट ऑब्वियस है, अगला कहता है कि pH एसिडिक pH कल्ला 2 है ना, बट आंसर विल बी 7। न्यूट्रल, क्योंकि गैस दी फॉर्म देखो ना pH की ਹੁੰਦਾ है, pH ਦਾ ਫਾਰਮ ਕੀ ਫੁੱਲ मतलब ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? माइनस log ऑफ H पॉजिटिव आयंस ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਹ H पॉजिटिव टू ਹੋਏਗੀ, ਆ ਹੈ HCl। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, pH ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾਓਗੇ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਹਾਈ ਡਾਈਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਾਈਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ? 81 ਗੁੱਡ 82, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, मतलब ਆਪਾਂ 80 ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਪਰੋਕਸ। वाटर हैज अ वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। की इंपॉर्टेंस होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की? कितना ज्यादा वो कितना ज्यादा घट ज्यादा एक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब ये ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ NaCl ਪਾਣੀ ਚ ਪਾਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਫੋਰਸਸ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸਸ, ਆਇਨਿਕ ਫੋਰਸਸ, ਮਤਲਬ ਦ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਫੋਰਸ ਇਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। 1080 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਬਟ ਪਾਣੀ ਚ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is inversely proportional to strength of intermolecular forces। ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾਤਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 1/82, 82 ਟਾਈਮਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਫੋਰਸ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੋਲਰ ਬੌਂਡ ਸੀਗਾ, Cl was delta negative, this was delta positive। ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾਇਆ it gets broken into H positive and Cl negative। ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹੇ pH value 2 ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ what is the pH of aqueous HCl, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ 2। what is the pH of dry HCl gas? pH is equal to 7। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ HCl ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੈ ਉਹ डिसोशिएट करूंगा ही नहीं, H पॉजिटिव आयंस बननगे। डन है, ये पल्ले बैग है रहते हैं, ठीक है ना। आ जाओ। सो दिस कंप्लीट्स योर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। रजे इनका विच क्वेश्चंस आएंगे प्रॉपर्टीज ना रिलेटेड, ठीक है ना। चलो मैं समझाता हूं, मैं कुछ प्रॉपर्टीज बोलता है तो तुसी आंसर दियो। सो अपने पास वी हैव आयोनिक, मेटलिक, कोवेलेंट जिन्हों को बोलते हैं नेटवर्क, या मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। इन्हां विचों दे किहड़े सॉलिड्स विल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स? ठीक है, आयोनिक हाई, मेटालिक तुसी कह नहीं सकते क्योंकि आयरन, गोल्ड, सिल्वर इन्हां दे बहुत ज्यादा, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम बहुत घट, कोवेलेंट बहुत 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 ज्यादा, अनड्यूली ज्यादा। क्लासिकल एग्जांपल डायमंड,
मॉलिक्यूलर सॉलिड्स लो, ठीक है ना। कई हम बताया गया में भी हुंदी लिक्विड या गैस है, ठीक है ना, मतलब इतना लो मेल्टिंग पॉइंट्स है, ठीक है, डन के नहीं। सो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। हाई मेल्टिंग पॉइंट्स इनमें विचों किदे होंगे? पहले कोवलेंट दे, आयनिक दी, बस कोवलेंट आयनिक, मेटालिक दे अपन नहीं कह सकते, लो भी हो सकते हैं। सो कोवलेंट एंड आयनिक will always have high melting points, ठीक है। नेक्स्ट इज इनमें विचों किहड़े ब्रिटल होंगे? ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब पता की होता है? ब्रिटल का से नीचे मारा पुर गया, डायमंड आयन पुरदा नहीं ना, ठीक है। सो ये सॉफ्ट, अनड्यूली हार्ड, मेलिएबल एंड डक्टाइल, ब्रिटल। जे ब्रिटल की बजाय आया होगा मेलिएबल एंड डक्टाइल, देन मेटालिक, ठीक है। इनमें विचों किहड़े सॉलिड्स विल बी वेरी हार्ड? कोवलेंट विल बी वेरी हार्ड, आयनिक विल आल्सो बी हार्ड, बाकियों का आप कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। हाँ जी, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी केड़े केड़े होंगे? मेटालिक एंड आयनिक, मतलब जे तू नून दे विच तार पावे तो करंट लगूगा, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ionic compounds are poor conductors in their solid state but good conductors in their molten या aqueous form, always good conductors, always poor conductors, always poor conductors, done। हाँ, no doubt exceptions are there, covalent ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ poor conductors except graphite, ठीक है ना, बट वो एक्सेप्शन है, ठीक है। सो ऐदा दे क्वेश्चंस ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਣਗੇ, ठीक है। उस तो बाद आ जाते हैं अपना मेन चैप्टर स्टार्ट हो जाता है क्रिस्टल लैटिस वगैरह। टाइम देखो अपने को कितना है, 51। सो देखो इधर तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मेंशन्ड है पेज नंबर 5 पे। पहला क्रिस्टल लैटिस, लैटिसाइट्स या यूनिट सेल, ठीक है। सो देखो सो उस तो बाद हुण आपां ने कहा कि जिहड़े ये ਜਿਹੜੇ ट्रू सॉलिड्स है इन्हां दे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, मतलब जिस तो भी ये बने ने, दे विल बी अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, है ना। वो पर्टिकुलर पैटर्न जिहड़ा बार-बार रिपीट होगा। देखो दे जे मैं हुण एक सॉलिड दा स्ट्रक्चर बनाया है, इन्हां विचों कोई भी सॉलिड है, ठीक है, कोई भी सॉलिड, तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਤਾਂ आई विल गेट अ स्क्वायर, डन, ठीक है। नाउ यू कैन इजीली से कि सर इतने ज्यादा तो बनाने की लोड़ नहीं सी, बस 4 बना देने सी, ठीक है। ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਨਿਟ ਸੈਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਨਿਟ ਸੈਲ। ਐਟਮਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਆ? ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਲੈਟਿਸਾइट्स, ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ लैटिसाइट्स। ਹੁਣ देखो अगर एक स्पीशी ऐदा हो सकती है, ਹੁਣ देखो ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਪੀशी ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਇਰਨ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਇਰਨ ਮੈਂ ऐदा ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਆਇਰਨ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੇਮ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਇਹੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਫॉर एग्जांपल लिथियम क्लोराइड, तो देन इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आ सारे होन क्लोरीन्स ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਿਥੀਅਮ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ सेंटर पे। आ भी एक अरेंजमेंट बन गई, ठीक है। एक केड़ी अरेंजमेंट बन गई कलानी, केड़ा सेल बन गया? सेंटर पे पीसीसी,
ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰਡ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਸਿੰਪਲ ਕਿਊਬਿਕ, ਫੇਸ ਸੈਂਟਰਡ, body centered, end centered, edge centered. All these arrangements are known as lattice. ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? Crystal lattice. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? Atoms, molecules, ions ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ arrangements ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? They are known as crystal lattices. ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ 8 corners of the cube, body center 1, 6 face centers, 12 edge centers, but they are known as lattice sites या lattice points. ठीक है, lattice sites या lattice points. And एक छोटी तो छोटी arrangement of atoms, molecules या ions ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, that is known as the unit cell. ठीक है ना जी? सो ये चारों ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਸੈਲ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਕਿਊਬਿਕ, ਸਿਰਫ ਕਾਰਨਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਆ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 5 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਰਵੀ, ਡਾਊਟ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਊਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 9 to 10 क्लास होती है, 55 तक क्लास लगा ली, उसके बाद जो कोई डाउट्स है तो पूछ लो। ठीक है ना।